नमस्कार, मैं डॉक्टर BL धंधे, सहायक आचार्य हिंदी। मित्रों, आज हम बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन सहायक आचार्य 2020-21, जिसे असिस्टेंट प्रोफेसर भी कहते हैं। ये लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, पिछले 2 वर्षों से, कि असिस्टेंट प्रोफेसर की विज्ञप्ति कब जारी होगी। वो इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हो गई है और 2 नवंबर को विज्ञापन जारी हो गया है। 918 पदों का विज्ञापन जारी हुआ है। 918 पदों का विज्ञापन जारी हुआ है। आपको बताना चाहें, आज के इस वीडियो में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के नियमों पर बात करेंगे। तो आज का वीडियो कॉमन है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें। पूरा इसलिए देखें क्योंकि इससे पहले 2014 में परिवर्तन आया था नियमों में। 2014 में पहली बार गार को लागू किया था और उसके बाद 2014 की भर्ती हाईकोर्ट में गई थी, लेकिन एक संशय था कि गार हटेगा या नहीं। यह प्रक्रिया चल रही थी और यही लग रहा था कि गार हटेगा, लेकिन गार हटा नहीं है। गार से हमारा यहाँ अर्थ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड से लिया गया है। तो पहले आपको मोटे रूप में बताना चाहें कि 2014 और 2020 की भर्ती में बड़ा अंतर नहीं है। जो बड़ा अंतर है वो यही है कि 2014 में MA में OBC को 5% की छूट नहीं दी थी, इस बार 5% की छूट दी गई है। और जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड जो MA से पहले के 3 चरणों में माना जाता है, 10th 12th स्नातक में, उसमें भी पिछली बार OBC को 5% की छूट नहीं थी, SC ST को दी गई थी। इस बार उसमें भी OBC को 5% की छूट दी गई है। बड़ा अंतर यही है, बाकी कोई अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी हम इस विज्ञापन पर जो है विस्तार से बात करेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें। अगर आपने टारगेट बनाया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर के हमें हमारा सपना पूरा करना है, हमारा लक्ष्य असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पहला चरण होता है कि आप देखें कि भर्ती के नियम क्या है, आपकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या है, और उसके बाद में आप पाठ्यक्रम को देखें। पाठ्यक्रम के बाद में आप जो है एक चरणबद्ध तैयारी शुरू कर पाते हैं, एक रणनीति के तहत तैयारी कर पाते हैं, तो आप जो है चयन के करीब होते हैं। अब हम बात करते हैं नियमों की। ध्यान देना, 2020 की इस भर्ती में 918 पदों की विज्ञप्ति निकली है। 918 पदों में अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग पद है। हिंदी की बात करें तो हिंदी के 66 पद है, इतिहास के 50 और पॉलिटिकल साइंस के 57 पद है, और सर्वाधिक पद जो है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के 127 पद है। कॉमर्स में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के 127 पद है। बाकी आर्ट्स में हमने हिंदी, इतिहास, राजनीति विज्ञान की बात की। आप अन्य विषयों को भी देख लें, अन्य विषयों को भी देखें, आप विज्ञापन को पूरा अच्छी तरह से देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। ध्यान दें, हम बहुत शॉर्ट में आपको बताने का प्रयास करेंगे। शैक्षणिक योग्यता में आपके पास स्नातकोत्तर होना चाहिए, चाहे MA हो, MSc हो, MCOM हो, प्लस UGC या CSIR द्वारा आयोजित नेट आपके पास होना चाहिए, या सेट या स्लेट होना चाहिए। लेकिन साथ में ध्यान ये देना है, 2009 से पहले अगर आपने PhD की है तो नेट सेट में आपको छूट दी गई है। ध्यान देना, पहली बात क्या है, शैक्षणिक योग्यता की शैक्षणिक योग्यता में आपके पास क्या होना चाहिए, PG के साथ UGC या CSIR का नेट या सेट या स्लेट होना चाहिए। लेकिन अगर आपने 2009 से पहले PhD की और 2009 के रेगुलेशन के तहत आप PhD में पंजीकृत है, तो आपको नेट सेट में छूट दी गई है।
ध्यान देना। और साथ में ये भी ध्यान देना कि 2002 से पहले अगर आपने किसी अन्य राज्य से सेट किया तो भी आप पात्र हैं, और 2002 के बाद आप किसी अन्य राज्य से, अन्य राज्य का अर्थ है राजस्थान से बाहर, आप हरियाणा से, यूपी से, एमपी से कहीं सेट किए हुए हैं तो आप पात्र नहीं है। लेकिन नेट क्वालिफाई है तो आप कहीं से भी हो इसमें पात्र माने जाएंगे। तो पहली बात क्या थी, शैक्षणिक योग्यता की पहली जो अनिवार्य शर्त है वो है पीजी, चाहे वो एमए हो, एमएससी हो, एमकॉम हो आपके सब्जेक्ट का, प्लस यूजीसी सीएसआईआर द्वारा आयोजित नेट और शेट। साथ में ये था 2009 से पहले पीएचडी हो तो नेट सेट में छूट है, और 2002 से पहले अगर आप बाहर किसी अन्य राज्य से सेट करके आए तो आप पात्र माने जाएंगे, एलिजिबल होंगे। अब जो मुख्य बात है वो है स्नातकोत्तर में आपके कितने परसेंटेज होने चाहिए। ध्यान देना, स्नातकोत्तर में आपके 55% आपके जनरल और ईडब्ल्यूएस के होने अनिवार्य हैं। अगर आपके 55% है तो आप क्वालिफाई है जनरल और ईडब्ल्यूएस। ध्यान देना, पिछली बार ओबीसी के भी 55% थे लेकिन इस बार नहीं है। और देखिए 50% किसके चाहिए, एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर, क्रिमिलियर नहीं, एसबीसी नॉन क्रिमिलियर, क्रिमिलियर नहीं, दिव्यांग। और 1991 से पहले अगर आपने पीएचडी की है तो आपके पीजी में 5% की छूट दी जाएगी, चाहे कोई भी वर्ग हो। तो ध्यान देना, आपके स्नातकोत्तर में पीजी में, एमए, एमएससी या एमकॉम में क्या होना चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपके 55% जरूरी है। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, ओबीसी में नॉन क्रिमिलियर, ध्यान देना, और एसबीसी जो विशेष पिछड़ा वर्ग है उसमें भी नॉन क्रिमिलियर अगर आप है, साथ में दिव्यांग है या आपने 91 से पहले पीएचडी की है तो आपको 5% की पीजी में छूट मिलेगी। आपके एमए, एमएससी या एमकॉम जिस भी विषय में आप बनना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें आपको 5% की छूट मिलेगी। तो बड़ा अंतर क्या है 2014 में और इसमें, 2014 में ओबीसी में भी 55 था, यूजीसी ने भी ओबीसी को 5% की छूट दे रखी है पहले ही, लेकिन पिछली जो आरपीसी की भर्ती आई थी उसमें ओबीसी को 5% की छूट नहीं दी थी, इसलिए मामला कोर्ट में गया था और जो कोर्ट में गए उन्हें जो है बाद में शामिल भी किया गया। तो इस बार विज्ञापन में ही ये कर दिया गया प्रावधान कि ओबीसी नॉन क्रिमिलियर और एसबीसी नॉन क्रिमिलियर को भी 5% की छूट होगी पीजी में। अब हम बात करते हैं, और साथ में ये ध्यान देना, आपकी योग्यता ये कब होनी चाहिए पूरी, आपके साक्षात्कार प्रारंभ होने की तिथि तक होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं गार की, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में ध्यान देना, पीजी से पहले 3 चरण कौन से होते हैं, 10th, 12th और स्नातक, आपके बीए, बीएससी या बीकॉम। इसमें आपके अगर आप जनरल में या ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपके 55% अनिवार्य है। ध्यान देना, सामान्य वर्ग में या ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपकी 55% कंपलसरी है। और अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, ओबीसी में नॉन क्रिमिलियर, क्रिमिलियर नहीं, और एसबीसी, एसबीसी में भी नॉन क्रिमिलियर अगर आप है या दिव्यांग है तो आपको गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में 5% की छूट है, 50% आपके होने चाहिए, 50% कंपलसरी है। ध्यान देना, पिछली बार ओबीसी को भी 55% अनिवार्य माना था, इस बार ओबीसी को गार में भी 5% की छूट दी गई है, लेकिन साथ में एक परंतु भी लगा हुआ है। परंतु क्या लगा हुआ है, परंतु ये है कि आपके 10th, 12th, स्नातक में तीनों में एग्रीगेट जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 55 होना चाहिए, एससी, एसटी, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर, एसबीसी नॉन क्रिमिलियर, दिव्यांग के लिए 50% होना चाहिए। लेकिन स्नातक में 50% कंपलसरी है सभी के लिए, चाहे वो जनरल हो, एससी, एसटी, ओबीसी कोई भी हो, उनके लिए स्नातक में 50% कंपलसरी है। और साथ में
10th या 12th, ध्यान देना, 10th या 12th में किसी एक में 50% अनिवार्य है। तो क्या हुआ, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में गार में अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 55%, अगर आप SC ST OBC NC और SBC NC दिव्यांग में आते हैं तो 50%। लेकिन साथ में ये भी देखना है कि आपके स्नातक में 50% कंपलसरी है और 10th या 12th में किसी एक में 50% कंपलसरी है। और फिर इन तीनों के जो मार्क्स है उनका परसेंटेज निकाला जाता है और फिर तीनों के जो एग्रीगेट होते हैं, तीनों के एग्रीगेट मिला के आपके जनरल ईडब्ल्यूएस के 55 होने चाहिए, SC ST OBC NC SBC NC दिव्यांग के 50% होने चाहिए। तो कहने का अर्थ ये है कि बीए में तो 50% कंपलसरी है, लेकिन 10th 12th में किसी एक में 50% होने चाहिए, बाकी किसी एक में आपके उससे कम भी होंगे तो चल जाएंगे। लेकिन एग्रीगेट मिला करके अगर आप कैटेगरी में है SC ST OBC SBC दिव्यांग में तो 50% और जनरल ईडब्ल्यूएस में तो 55% होंगे। ये बड़ा अंतर है। अब हम बात करते हैं आयु सीमा की। बात करें तो आयु सीमा आपके 21 से 40 वर्ष मानी गई है। और ध्यान देना, आयु सीमा आपकी 21 से 40 वर्ष मानी गई है और 21 से 40 वर्ष आपके आयु सीमा कब होनी चाहिए पूरी, वो आपके तिथि भी दी गई है 1 जुलाई 2020। आयु सीमा 1/7/20 को आपके न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए, चाहे किसी भी कैटेगरी में है, किसी भी वर्ग में है। लेकिन अधिकतम 40 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष में मोटे रूप में जो छूट दी गई है वो इस प्रकार से दी गई है। मोटे रूप में जो छूट दी गई है आयु सीमा में, उसमें आपके SC ST OBC और सामान्य महिला को 5 वर्ष की छूट दी गई, यानी 45 वर्ष तक बढ़ सकते हैं। और SC ST OBC महिला को 10 वर्ष की छूट दी गई है। और कोई विधवा परित्यक्ता है तो उनके आयु सीमा में कोई बाध्यता नहीं है। तो ये बातें जो है ध्यान रखनी। इनके अलावा भी और भी आयु सीमा में कई प्रावधान है, लेकिन किसी एक के तहत ही आपको छूट मिलेगी। और अब हम बात करते हैं चयन का आधार क्या है, ये महत्वपूर्ण है। चयन का आधार लिखित परीक्षा और साक्षात्कार होगा। ध्यान देना, इससे पहले 2014 से पहले 2010 में भी नियम बदले थे, तब एग्जाम का पैटर्न ऑब्जेक्टिव किया था, उससे पहले सब्जेक्टिव हो रहा था। हमने पहली बार 2010 में एग्जाम दिया था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें कॉलेज लेक्चरर पद नाम था और उसमें आपके एक ही सब्जेक्ट का पेपर होता था, 100 प्रश्न पूछे जाते थे और कोई कंपलसरी पेपर नहीं होता था। लेकिन वो पेपर स्क्रीनिंग टेस्ट होता था, उसके नंबर आपके चयन में नहीं जुड़ते थे। चयन मात्र इंटरव्यू बेस पे होता था, साक्षात्कार बेस पे होता था। लेकिन 2014 में नियमों में परिवर्तन किया गया। क्या परिवर्तन किया? 2010 में तो किया गया, पैटर्न चेंज किया, सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव कर दिया, लेकिन इंटरव्यू बेस ही था। 2014 में लिखित परीक्षा को शामिल किया गया और इंटरव्यू भी रखा गया। तो इस तरह से 2 चरण हो गए, एक लिखित परीक्षा और दूसरा हो गया इंटरव्यू। ध्यान देना, वही इस बार भी होने वाला है 2020-21 में। तो लिखित परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र होते हैं। फर्स्ट पेपर में 150 प्रश्न सब्जेक्ट के, 75 अंक का होता है, प्रत्येक प्रश्न आधे अंक का होता है और 3 घंटे का समय मिलेगा आपको। सेकंड पेपर भी 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और यह भी 75 अंकों का होता है, 3 घंटे का समय होता है। और थर्ड पेपर जो होता है वो जनरल होता है। इसमें ध्यान देना, राजस्थान का सामान्य ज्ञान पूछा जाता है और इसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, 50 अंक का ये होता है और 2 घंटे में आपको करना होता है। इस तरह से आपके 3 क्वेश्चन पेपर होंगे और तीनों का पूर्णांक होगा 200। सब्जेक्ट के क्या होंगे? 75, 150 और जनरल पेपर जो होगा राजस्थान का सामान्य ज्ञान वो 50 अंक का होगा। 200 अंकों की लिखित परीक्षा और 200 अंकों की लिखित परीक्षा के बाद में 2-2.5 गुना कैंडिडेट को इंटरव्यू कॉल किया जाता है। इंटरव्यू कॉल के समय 24 नंबर का साक्षात्कार होता है और यहां यह भी महत्व रखता है। तो कुल लिखित परीक्षा 200 अंकों की, साक्षात्कार 24 अंक का, 224 अंकों की मेरिट बनती है और उस मेरिट के आधार पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। तो ध्यान देना,
अपना सब्जेक्ट अगर साउंड होगा तो आप अच्छी तरह से जो है कर पाएंगे। अपना सब्जेक्ट साउंड होगा तो आपके सिलेक्शन के चांस भी अधिक रहेंगे। कोई भी एग्जाम होता है उसके लिए एक रणनीति होती है, बिना रणनीति के सफलता संभव नहीं है। अभी हमने आपको सामान्य नियम बताए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर या सहायक आचार्य भर्ती 2020-21 के, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने जा रही है, जिसके 9 नवंबर 2020 में फॉर्म भरने शुरू होंगे और 8 दिसंबर 2020 तक फॉर्म भरे जाएंगे। परीक्षा तिथि संभावित आप मान के चलना कि 2021 में ही परीक्षा होगी। वैसे पिछले 2-3 सालों में राजस्थान में कई नई कॉलेजें खुली है, कई सारे पद खाली पड़े हैं। इस विज्ञापन में 918 पद रिक्त बताए गए हैं, लेकिन इसमें कमी वृद्धि की जा सकती है, तो वृद्धि होने की संभावना है, स्वाभाविक है। और प्रक्रिया में एक समय लगता है। आपको बताना चाहेंगे कि 2010 की जो विज्ञप्ति थी 2011 और 12 में दी गई पोस्टिंग, 12 और 13 तक भी पोस्टिंग मिली, और 2014 की जो विज्ञप्ति निकली थी 2018-19 में पोस्टिंग मिली। और आप समझ लीजिए कि ये भर्ती जो है 2020 लास्ट में निकली है, तो 2021 में ये परीक्षा इंटरव्यू अगर समय पर हो जाते हैं तो 2022 तक आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाते हैं। लेकिन ध्यान ये देना, असिस्टेंट प्रोफेसर तब बन पाएंगे आप जब एक रणनीति के तहत आप तैयारी करेंगे। रणनीति क्या होनी चाहिए, मेरे जो अनुभव है मैं आपसे साझा करूंगा। सबसे पहले आपको नियम तो बता दी, और भी कई जिन्होंने बताए होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले विज्ञप्ति को अच्छी तरह से पढ़ना है। मेरे हाथ में भी विज्ञप्ति है और ये विज्ञप्ति लगभग जो है आपके 5-6 पेज में है। तो इसमें जो सार था वो हमने ले लिया है। कोई कंफ्यूजन आपको हो तो आप हमारी YouTube चैनल में इस वीडियो को सुने। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, आपको 100% उसका जवाब दिया जाएगा। ध्यान ये देना है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए एक रणनीति होनी चाहिए। रणनीति क्या होनी चाहिए, मैं मेरे अनुभव साझा कर रहा हूं। 2010 की विज्ञप्ति जब निकली थी और 14 अप्रैल को मुझे पता चला था कि 12 मई को एग्जाम होने वाला है, क्योंकि एग्जाम उसमें एग्जाम के नंबर तो नहीं जुड़ते थे, लेकिन वो स्क्रीनिंग होता था और वो बहुत महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि 2 गुणा में अगर आप आ पाते हैं तो आपका एक जो है एक उम्मीद रहती है कि आप इंटरव्यू में अगर अच्छा करते तो उसमें वो सिलेक्शन होता था। अब वो ऐसी स्थिति नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अब लिखित परीक्षा 200 अंकों की है। तो उसमें हमने एक हमारे सब्जेक्ट की बात करें तो मैंने हिंदी से असिस्टेंट प्रोफेसर का दिया था और 10 यूनिट थी। 1 यूनिट 2 दिन में टारगेट रखा और 20 दिन में 10 यूनिट अच्छी तरह से तैयार की, स्वयं के नोट्स बनाए, ऑथेंटिक किताबों से अध्ययन किया, किसी गाइड का कोई सहारा नहीं लिया। और आपको मैं बताना चाहूंगा 20 दिन में एक जो स्पेशलाइजेशन था, एक जो विशेष रचनाकारों की विशेष रचनाएं थी, उसको छोड़ दिया क्योंकि वो लंबा था, उसको ऊपर से पढ़ा। बाकी हमने गहराई से गहनता से अध्ययन करते हुए नोट्स बनाए, जिसका नतीजा ये कि हमारा 2010 की भर्ती में चयन हुआ। अभी हम जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। अब मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूंगा कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको इसमें जीना होगा। आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, आप अच्छी तरह से अगर तैयार करेंगे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। सबसे पहले आप इस विज्ञप्ति को, विज्ञापन को निकालें, उसको अच्छी तरह से पढ़ें। नियम आपको बता दिए, फिर भी आप उसको विस्तार से 1 बार 2 बार पढ़ें। उसके बाद में आप पाठ्यक्रम इस विज्ञापन में दिया गया है कि पाठ्यक्रम अति शीघ्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। आप समझ लीजिए कि पिछली बार पाठ्यक्रम बदला तो बदलने की संभावना कम है, वही पाठ्यक्रम रहने की संभावना है। तो पाठ्यक्रम लेने के बाद पाठ्यक्रम को 1 बार नहीं कई बार पढ़ें, 4-5 बार अच्छी तरह से देखें कि पाठ्यक्रम में क्या क्या है। और जब पाठ्यक्रम आप पूरी तरह से समझ जाते हैं तो आप, मेरा मानना है कि पुराने प्रश्न पत्र जो है उनको देखें। और अगर हम इस परीक्षा की बात करें तो इस तरह की परीक्षा 2014 में भी, उससे पहले पैटर्न चेंज था, ऑब्जेक्टिव था, लेकिन आपका पेपर एक ही होता था। 2014 में 3 प्रश्न पत्र जो है होने लगे हैं और 3 में आपके 2 सब्जेक्ट के और 1 आपके जनरल होता है, सामान्य ज्ञान का सबके लिए कॉमन होता है। तो आप इन प्रश्न पत्रों को भी देखें। 2010 वाला भी देख सकते हैं, वो भी सब्जेक्ट का ही था, ऑब्जेक्टिव टाइप का वो भी था। तो इन प्रश्न पत्रों को
एक बार नहीं कई बार देखें, आप अपनी समझ बनाएं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस तरह से बदलाव आ रहा है। तो इस तरह से प्रश्न पत्र के बाद में आपके सामने क्या होगा, विज्ञप्ति है, नियम सारे हैं, आपको लग रहा है कि आप पात्र हैं तो आप पाठ्यक्रम को डाउनलोड करें, पाठ्यक्रम को सामने रखें, समझे, पाठ्यक्रम के बाद पुराने प्रश्न पत्र को देखें। उसके बाद में आपके सामने होगा कि आप ऑथेंटिक बुक्स लें, जो प्रामाणिक किताबें हैं उन्हीं को ही ले, किसी गाइड पर विश्वास नहीं करें। गाइड आपको आसपास ला सकती लेकिन सिलेक्शन कभी नहीं करवाएगी। आप ऑथेंटिक बुक्स को लें, उनका अध्ययन करें और अध्ययन करते समय आप स्वयं के नोट्स भी बनाएं और बार बार रिवीजन करें। स्वयं के नोट्स बनाने के बाद में आप टॉपिक वार टारगेट लेकर चलें कि मुझे ये टॉपिक इतने समय में पूरा करना है, क्योंकि टॉपिक वार आप जब तक टारगेट लेकर नहीं चलेंगे तब तक आप जो है पूरी तरह से समर्पित होकर के तैयारी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप टारगेट रखेंगे कि मुझे एक यूनिट इतने दिन में करनी है और उसके लिए ध्यान ये देना है ऑथेंटिक किताब पढ़नी है। जैसे मैं हिंदी की बात करूं, हिंदी साहित्य इतिहास की बात करें तो हिंदी साहित्य इतिहास में पहले ऑथेंटिक आचार्य शुक्ल का इतिहास देखिए, फिर डॉक्टर नगेंद्र का देखिए, डॉक्टर बच्चन सिंह का देखिए, या और जो भी है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का, या जो विशेष रचनाकारों की विशेष रचनाएं उनकी भी ऑथेंटिक टीकाएं बाजार में उपलब्ध है, उनको देखिए। स्वयं के नोट्स बनाइए, टारगेट बनाकर चलिए और इस परीक्षा की तैयारी में जीना शुरू कीजिए। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर उच्च शिक्षा में एक बड़ा पद है, सम्मानजनक पद है, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन करके देश की सेवा कर सकते हैं, अपना नाम कर सकते हैं। आपको अकादमिक स्तर पर, शोध स्तर पर आपको बहुत से अवसर जो है मिलते हैं। आपको इस वीडियो से संबंधित कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब जरूर मिलेगा। अब हम हिंदी की बात करें तो हिंदी से संबंधित हमारे YouTube चैनल पर पहले हमने वीडियो 2-3 डाल रखे हैं और उसको अपडेट करने के लिए हम और एक रणनीति और आपके बीच में साझा करेंगे कि सहायक आचार्य हिंदी विषय से आप कैसे बने। आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, आपके जो साथी तैयारी कर रहे उन तक भी पहुंचे। और आप हमारे YouTube चैनल डॉक्टर BL धंदे हिंदी से पहली बार जुड़े हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।